यदि मैं बोलता हूं बल निकालो, बल कैसे निकालेंगे सर? जी 100 गुणा 50 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे। और दूरी यदि है तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लिखते हैं बेटा? F जो आएगा वो G m1 m2 बटे में r स्क्वायर आता है। इतना तो आप जानते हो बच्चों, ये वाली कहानी आप जानते हो। जो आप नहीं जानते उसको मैं धीरे धीरे अच्छे से बताता हूँ। ये आप जानते हो बच्चों, G को क्या बोला जाता है? ये बच्चों आपका जो है नित्यांक का मान क्या आ जाएगा? 6.67 गुणा में 10 की पावर -11 यूनिट देखा बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई में केजी स्क्वायर। ऐसा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओगे तो बन जाएगा m-1 आ जाएगा बच्चों, l आपका 3 आ जाएगा और t-2। ऐसा कुछ बेसिक बातें हम जानते हैं, एक दो लाइन में पहले लिखवाता हूं, फिर इसको अच्छे से और आगे शुरू करते हैं। देखो एक बार बच्चों, कोई भी द्रव्यमान हो उसमें हमेशा आकर्षण का ही बल आपका होगा। देखो एक लाइन, जब दो द्रव्यमान m1 और m2, जब दो द्रव्यमान m1 और m2 जिनके बीच में दूरी r हो रखे हुए हैं, जब दो द्रव्यमान m1 और m2 जिनके बीच में दूरी r हो रखे हुए हैं, उनके बीच में हमेशा एक आकर्षण बल होता है। उनके बीच में हमेशा एक आकर्षण बल होता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बच्चों सामने लिखा हुआ लिख लो बेटा। एक बार सिंपल ऐसे मैंने F का मान लिखना सिखाया, Gm1 m2 बटे में r स्क्वायर। आप जानते भी थे बेटा, G का मान लिख दिया और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका लिख दिया। थोड़ा इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अब अच्छे से बातों सीखना बच्चों, मैं आगे इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों कभी भी कोई भी द्रव्यमान हो, किसी भी दो द्रव्यमान के बीच में हमेशा एक आकर्षण बल रहता है। सर उसकी दिशा क्या होती होगी? क्योंकि बल है तो बल आपका सदिश होता है, कोई ना कोई दिशा भी होती होगी मान के साथ साथ। देखो दोबारा अच्छे से अब समझा रहा हूँ। एक बात तो ये आ गई बच्चों, ये लिख लिया आपने। अब अच्छे सुनो बच्चों, यदि ये अपने पास m1 मान है और ये r दूरी पे यहाँ m2 आपका यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है। यदि कोई मुझे बोल दे बेटा आप एक नंबर द्रव्यमान पे 2 के कारण क्या बल है ये बताओ। एक द्रव्यमान पे 2 के कारण क्या बल, लिख भी देता हूं। ये क्या होता है बच्चों? ये आएगा बेटा आपका द्रव्यमान 1 पर 2 के कारण बल। 2 के कारण बल जो होगा उसको ऐसा लिखा जाता है बच्चों। जिसकी भी आपको दिशा निकालनी है बेटा, जैसे मुझे किसके ऊपर बल देखना है सर? 1 के ऊपर आपको बल देखना। F1 लिखने का मतलब होता है बच्चों द्रव्यमान 1 के ऊपर बल। जिसके ऊपर आपको बल देखना बच्चों उसको आप छोड़ दो, छोड़ने के बाद देख लो बच्चों कहां जाएगा, वही आपकी बल की दिशा है। जैसे बच्चों यहां तो मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन जब मैं आपको चारों बताऊंगा तब शायद दिक्कत आएगी। यहाँ एक ही किस्म का बल है, कैसा आकर्षण बल है सर? 1 के ऊपर दिशा देखनी है, 1 को छोड़ दो। 1 को छोड़ोगे तो कहां जाएगा अपने आप ये? क्योंकि ये m2 की तरफ आकर्षित होगा, m2 की तरफ चलेगा, तो इसकी दिशा कैसे आ जाएगी बल की? सर इसका मतलब F1 से 2 आएगा जो उसकी दिशा ऐसी होगी। सही बोला क्या? दोबारा देखो, यदि मैं बोलता बच्चों F2 1 आप देखो, दूसरे के ऊपर बल पहले कारण, दूसरे को छोड़ दो, जिसके ऊपर बल निकाला तो छोड़ दो बेटा, कहां चलेगा सर? ये इसकी तरफ आकर्षित है, इसकी तरफ यहां ऐसे चलेगा सर। F2 1 और ये क्या है आपके बराबर मैग्नीट्यूड में है बच्चों, लेकिन ये दिशा उल्टी होती है, इसलिए मैं मैनेज करके लिख दिया है। ऐसा भी लिखा जा सकता है बेटा F12 जमा में F21, इनका मान आपका 0 होता है। दोबारा सुनो अच्छे से बच्चों, F12 और F21 हमेशा बराबर है, सिर्फ दिशा उल्टी है, इनका मान हमेशा बराबर है। इसका मतलब समझा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आएंगी बच्चों। इसका मतलब ये होता है चाहे एक बार कितना भी बड़ा हो, चाहे बच्चों मान लो मैं 100 किलो का और दूसरा मेरा सामने बच्चा खड़ा 5 किलो का, एक 100 किलो का और एक 5 किलो, हमारे बीच में मान लो बच्चों आकर्षण का बल हुआ 100 न्यूटन, तो मेरे ऊपर भी 100 न्यूटन लग रहा है, उसके ऊपर भी 100 न्यूटन लग रहा है। ऐसा नहीं बोलेंगे सर ये आपका मास कम है, यहाँ द्रव्यमान कम, इसके ऊपर कम ना, क्योंकि जो बल लगा किसके ऊपर डिपेंड किया बेटा? G के ऊपर। फिर m1 गुणा में m2, चाहे कम m1 हो चाहे m2 कोई फर्क नहीं पड़ता, और डिवाइड बाई r स्क्वायर। दूरी दोनों के बीच में सेम है, द्रव्यमान का आपका वैल्यू दोनों की सेम है, G भी सेम है। तो किसी भी दो द्रव्यमान के ऊपर हमेशा जितना बल बेटा छोटे के ऊपर लगेगा इतने बड़े के ऊपर भी लगेगा। ऐसा बोलना चाहता हूं बच्चों, दोनों द्रव्यमान के ऊपर बल समान लगता है। एक बात बच्चों इसका बोला था केंद्रीय बल, जो आपका यहां मैंने m1 लिखा बेटा, यहाँ m2 जो लाइन ज्वाइन किया, इस लाइन ज्वाइन के ऊपर जो बल लगता है उसको बोलते बेटा केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स उसको बोलते बेटा, और अंग्रेजी में बोलूं तो मैं केंद्रीय बल बोलते हैं, जो केंद्रीकरण करता है। मतलब जब F का जब भी r स्क्वायर की आपका मिल जाए बेटा, r के वर्ग के यदि बल मिल जाए व्युत्क्रमापाती, तो हमेशा केंद्रीय बल है।
या सर एफ का जो मिल जाए यूनिट वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तब भी आपका केंद्रीय बल बोला जाता है। आर का यूनिट वेक्टर बताने का मतलब क्या बच्चों, जब भी आपका लाइन के हिसाब से ये लाइन की दिशा में चलेगा तब भी केंद्रीय बल बोलेंगे, आर स्क्वायर में भी केंद्रीय बल बोला जाता है। बच्चों इसके और अच्छे से भी लिखा जा सकता था, अब पहले वाले को और अच्छे से लिख रहा हूं। सर आप यदि ये बताओ आपको F12 लिखना पड़ता तो आप क्या लिखते हैं, मैं लिखता बेटा GM1M2 बटे में R12 बच्चों स्क्वायर लिख दो और यहां आप कैप लगा दो, जब भी ठीक है तब भी ठीक है। लेकिन इसकी बजाय बच्चों इसको ऐसा लिखा था जनरली GM1M2 और बेटा यूनिट वेक्टर क्या लिख दो मैं, वेक्टर बटे में मैग्नीट्यूड। इसका ऐसा लिख देता हूं मैं R12 और यहां घन और ये लिख दिया बेटा मैंने वेक्टर। सर इसमें क्या फर्क है, फर्क है बेटा किसी भी चीज का आप यूनिट वेक्टर जब बनाते रहे क्या बनेगा, वेक्टर बटे में उसका मैग्नीट्यूड। ये स्क्वायर पहले था, वर्ग पहले था, ये डिवाइड में एक और आएगा, घन आ जाएगा। इसी तरीके से लिखा जा सकता बच्चों F2 की आप लिखो क्या जाएगा, GM1M2 बटे में R21 का घन आएगा बच्चों और यहां क्या आ जाएगा बेटा R21 के ऊपर वेक्टर। यदि आप यूनिट वेक्टर गुणा करते हो तो GM1M2 बाई R स्क्वायर आएगा बेटा, और यदि वेक्टर आपने गुणा किया क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बटे में मैग्नीट्यूड, तो नीचे क्या आ रहा है, घन आ रहा है। सही है क्या? अच्छा भाई दो एक बातें और क्लैरिफाई करते हैं। एक बात ही समझ में आई, एक लाइन यहां लिखवाऊंगा, एक लाइन यहां लिखवाऊंगा, दोनों ही द्रव्यमान के ऊपर समान बल लगता है, फर्क नहीं पड़ता कौन छोटा कौन बड़ा, उसको अलग से नोट की फॉर्म में लिखवाऊंगा। वो लाइन आपने लिखी, कुछ दो एक लाइन वहां होगी, ये नीचे वाला लिखो, आराम से धीरे धीरे इसका बेस बनाऊंगा बेटा, बहुत बढ़िया आपका। और ये बाद में मुझे इलेक्ट्रोस्टैट में काम आएगा, ऐसा कैसा बनाओ आपने, उसको नीचे लिखवा के बच्चों में सीधा नोट की फॉर्म में लिखवाऊंगा। अब ये लिख लो बेटा, दिशा दिशा यहां तक बना लो, ये सारी कहानी लिखनी है। जो नीचे स्टार लगे इसको मैं लाइनें लिखवाऊंगा 3-4 यहाँ, 1 2 3 4 ऐसे। ये आप समझ गए बेटा, छोड़ना पड़ेगा, इसके ऊपर सवाल मैं कराऊंगा। जब भी आपको पूछेगा ए के ऊपर आप बताओ कितना बल लगा, तो ए को छोड़ दो, अपने आप उत्तर आ जाएगा, दिशा आपको दिखाने की टेंशन नहीं है। लिखा आपने, यह एक केंद्रीय बल है, और नीचे सामने दो कंडीशन है, दोनों केंद्रीय बल की कंडीशन है बेटा। यह एक केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है बेटा, यह एक केंद्रीय बल है। तो एफ जब भी आपको आर उसके लिए प्रोपोर्शनल दिखेगा, या बच्चों आर यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूनिट वेक्टर है, ये बताने का तरीका बच्चों केंद्रीय बल है, दोनों ही केंद्रीय बल होते हैं। और देखो बच्चों, यह किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता, स्टार लगा लिखना बच्चों, यह किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता। आगे लिखो बेटा, नोट नंबर 1 और 2 आएगा, पहले सुन लो, नोट नंबर 1 और 2 आएगा, सुन लो बच्चों। माध्यम पे निर्भर नहीं करता मतलब क्या है, यदि मेरे बीच में इस बेंच के बीच में फोर्स यदि यहाँ पे 100 न्यूटन है बेटा, हम दोनों को इतनी दूरी रखो, हम दोनों यही द्रव्यमान पानी के अंदर डुबा दो, हमारे बीच में गुरुत्वाकर्षण बल वही रहेगा जो पहले था। चाहे आप कहीं भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, माध्यम का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे चाहिए क्या चीजें सर, द्रव्यमान पहले वाला है, हाँ है, जी वही है, हाँ है, दूरी वही है, उत्तर वही आएगा। बच्चों देखो एक बार थोड़ा सा मैं आपको नोट को पहले समझा रहा हूं। एक मैंने बोला बेटा बहुत बड़ा द्रव्यमान, एक मैंने बोला छोटा सा द्रव्यमान एम, दोनों के बीच में दूरी जो है बच्चों आपकी डी दूरी है, ऐसा मैंने बोल दिया। तो यदि मैं बोलता सर, लिख भी दिया कि एम का मास बहुत बहुत ज्यादा है, ऐसा बोल दिया 100 किलो और एक 1 ग्राम है, 1 ग्राम है, तो इनके बीच में यदि बड़े वाले को फोर्स लगता, मान लो बच्चों में से ही नाम दे दिया, इसको लगता बच्चों मान लो F1, इस पर लगता बच्चों F2, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, F1 की ज्यादा है कि F2, ऐसे कुछ भी पूछता रहता है। या बच्चों ये तो आपने मैंने बोला बड़े वाले पे लगता है F1 बल, छोटे वाले पे लगता है F2, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, मैं ऐसे नहीं सोचूंगा, मैं ऐसे सोचूंगा चाहे सर F1 आप बोल दो जब भी उत्तर ही आएगा GM बटे में डी स्क्वायर, चाहे आप F2 बोल दो सर तब भी उत्तर यही आएगा GM बटे में डी स्क्वायर। बेशक से कितना भी बड़ा द्रव्यमान, बेशक से कितना भी छोटा द्रव्यमान, उत्तर आएगा बेटा 1:1। सही है क्या सर? मैं बच्चों आपको जब द्रव्यमान केंद्र पढ़ा रहा था तब आपको एक लॉजिक समझाया था, एक बहुत मोटा एक बहुत छोटा सा है, द्रव्यमान केंद्र मोटे के पास होगा जब ये आपस के आकर्षण में चलेंगे, तो ऐसा क्यों? तो मैंने आपको लिटरली समझाया था कि बच्चों मोटा कम दौड़ पाएगा, पतला ज्यादा दौड़ेगा, इसलिए पास आ जाएगा। अब ये मैथमेटिकल हो गया बच्चों। मान लो दोनों के ऊपर 100 न्यूटन बल लग रहा है, मान लो बेटा दोनों के ऊपर 100 न्यूटन बल लग रहा है, तो इसका त्वरण कितना आएगा सर? 100 डिवाइड बाई बड़ा एम, मान लो 100 किलो, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका त्वरण कितना आएगा? मान लो 1 किलो है, तो 100 डिवाइड बाई 1, 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसका त्वरण ज्यादा है? बल दोनों का बराबर है, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम से त्वरण ज्यादा, इसलिए गति ज्यादा, जल्दी वहां पहुंच जाएगा। अरे सही है क्या? अब ये लॉजिकल बन रहा है।
जब भी आपसी आकर्षण में कोई चीजें चलती थी द्रव्यमान केंद्र पे मिलेंगी। द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता था सर? बड़े वाले के पास होता था। क्यों होता था? क्योंकि सर बल तो बराबर है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होने के कारण गति और त्वरण अलग अलग होती। सही है क्या? एक बात और समझाई, दोबारा फिर सुनो। इसी ये तो बच्चों नोट वन आपको लिखवाऊंगा, कितना भी कोई कितना बड़ा द्रव्यमान कोई कितना छोटा द्रव्यमान हो, पानी में हो, हवा में हो, ग्लास कहीं भी हो, दोनों के बीच में यदि बल F है तो इसके ऊपर भी F लगेगा और इसके ऊपर भी F। सोल्व नहीं करना। दोबारा नोट नंबर 2 आपको समझा रहा हूं बच्चों। कई बार वो बोलता है कि एक लड़का ऐसा M1 मास का है, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा यहाँ M2 द्रव्यमान का ऐसे है और इनके बीच में D दूरी है और यहाँ बल F लगता है, यहाँ F लगता बल दिया हुआ है। इन्हें बोला इन दोनों लड़कों की, ये बच्चों कहाँ पे हैं? पृथ्वी पे हैं। पृथ्वी पे तो बल लगता है। इन दोनों को बोला आप चांद पे लेके जाओ, दोनों को चांद पे। आपको डराने के लिए बोल भी दिया चांद के ऊपर जो जी का मान है ना बच्चों, वो जी बेटा 6 आपको बता दिया कि छोटा जी कुछ होता है और चांद पे उसका मान जी बेटा 6 है। वहां इन दोनों लड़कों के लेके जाओ, एक का द्रव्यमान M1, एक का द्रव्यमान M2 और वही दूरी आपकी D। फिर आपसे पूछा यहां F कितना होगा? F होगा क्या? F/6 होगा क्या? 6F होगा। कुछ भी डरा दिया। अच्छा सुना बच्चों, 2 लड़के आप और मैं यहां खड़े हैं तो हमारा बल है मान लो 100 न्यूटन। हमें उठा के चांद पे ले गए। हमें बोला आपका बताओ सर बल कितना लगेगा? F/6 लगेगा कि F लगेगा कि 6F? बच्चा सुनने सर G/6 ये पता नहीं क्या आएगा, गुणा में 6। कुछ नहीं सोच रहा, मैं ऐसे सोचूंगा क्या बच्चों द्रव्यमान पे कोई प्रभाव पड़ा? द्रव्यमान पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं। क्या बस दूरी चेंज मैंने किया? नहीं किया। तो क्या बल पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। यदि 2 द्रव्यमानों के बीच में दूरी या परिवर्तन नहीं करते, जो बल उनका पृथ्वी पे लगेगा वही उनका चांद पे लगा, वही उनका मार्स पे लगा, कहीं भी जाओ हर ग्रह पे वही बल लगेगा। समझे क्या? सर जी का तो ऐसा नहीं होता, जी का नहीं होता होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का किसी भी माध्यम पे निर्भर नहीं करता। चलो एक और मोटी बात, गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी 2 द्रव्यमान के बीच में 0 हो ही नहीं सकता। गुरुत्व 0 होता है सर, हाँ, और जी 0 होता है। बहुत जगह कंडीशन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 द्रव्यमान है, जी का मान भी, दूरी भी, तो हमेशा बल होगा। समझे क्या? सर स्पेस में भी होगा, हाँ हर जगह होगा। बस समझ में बेटा? अरे ये जी छोटा जी नहीं है बेटा, छोटा जी 0 हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा ही नॉन 0 होता है। यदि दूरी कुछ है तो नॉन 0 होगा। 2 एक लाइन में लिखवा था नोट नंबर 1 में, आप लिखो। ये आपको लिखना बच्चों डायग्राम नोट नंबर 1 में, और ये जो बनेगा बच्चों यहाँ नोट नंबर 2 में बनेगा। ये एक के साथ लिखो एक बार। किसी भी दिए गए 2 द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल हमेशा नियत होता है। किसी 2 दिए गए द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल हमेशा नियत होता है यदि उनके बीच की दूरी परिवर्तन न की जाए। सही है क्या बच्चों? यदि उनके बीच की दूरी परिवर्तन न की जाए। एक लाइन और इसी में लिख लो नीचे, नेक्स्ट लाइन में लिखना, गुरुत्वाकर्षण बल कहीं भी 2 द्रव्यमान के बीच में, गुरुत्वाकर्षण बल 2 द्रव्यमान के बीच में कहीं भी 0 नहीं हो सकता। गुरुत्वाकर्षण बल 2 द्रव्यमान के बीच में कहीं भी 0 नहीं हो सकता। ये पहले वाला डायग्राम आप बनाओ, कितना ही छोटा कितना ही बड़ा आप दो बेटा, बल दोनों के ऊपर F ही लगेगा। थ्योरी के बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा 10-15 मिनट, और फिर सवाल तो आप बना ही दोगे। अरे आपको कंफ्यूज करेगा, 2 बराबर मास के द्रव्यमान थे, पानी में डाल देर क्या फर्क पड़ेगा? पहले बल F है तो F माइनस समथिंग होगा, में से आ जाएगा F से ज़्यादा, F से कम या F। कुछ नहीं सोचना, ये कोई मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, कोई माध्यम पे निर्भर नहीं करता, F ही रहेगा, है ना। 2 द्रव्यमान को सेम दूरी को उठा के चांद पे ले, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। कैसे उतराएंगे सीधे? अरे नहीं बोलना बड़ा मुश्किल होता, लेकिन इस पर नहीं पड़ता फर्क। नोट नंबर 2 आप लिखो बेटा, जब 2 द्रव्यमान जिनके बीच में दूरी d है, यदि 2 द्रव्यमान के बीच में दूरी d है को चांद पर ले जाया जाता है, चांद पर ले जाया जाता है, इनके बीच लगने वाले बल में कोई प्रभाव नहीं आएगा। इनके बीच लगने वाले बल में कोई प्रभाव नहीं आएगा। मैंने काट भी दिया बेटा, F/6 या 6F तो काट दिया, उत्तर F ही आएगा बाद में भी, चाहे चांद पे जाओ चाहे कहीं भी जाओ। इसके ऊपर डबल स्टार PMT बना लो। अरे कहीं लेके जाओ, क्या जी आपका क्या जी चेंज होगा? हाँ सर। क्या जी का मान 0 होता? हाँ होता होगा सर। गुरुत्वाकर्षण बल ना कभी 0 होगा
और ना ही बच्चों कहीं ले जाने से कोई प्रभाव, चाहे पृथ्वी पे तब एफ है, तो बच्चों चांद पे भी एफ ही उत्तर है। नोट नंबर 3 भी लिखवाता हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट है। वो बोलता जब माध्यम से फर्क नहीं पड़ता तो साइड में कोई और द्रव्यमान आ जाए कोई फर्क पड़ेगा? सेम सारी कहानी चार्ज के लिए वैलिड है। जो मैं इलेक्ट्रोस्टैट बताऊंगा तो आपको सीधा बताऊंगा। यदि वो बोलता बेटा कि बराबर में कोई द्रव्यमान और आ गया तो वहां कोई प्रभाव पड़े, बना लिया बच्चों आपने? देखो एक बार, नोट नंबर 3 है बच्चों, उसने ऐसा बोला कि जैसे आप यहां खड़े हो ना, 100 किलो का एक लड़का यहां खड़ा है, ऐसे बॉय, इसका आकर्षण हो गया बेटे छोटी सी पतली सी लड़की से। मान लो आपका गर्ल है 50 किलो की, इनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मान लेता हूं बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में 50 न्यूटन, इनका बढ़िया कार्यक्रम चला हुआ है। उसी दौरान एक लड़की यहां और आ गई, साइड में आ गई, तो इसके और इसके बीच में चक्कर शुरू हो गया, और मान लो बच्चों यहां हो गया 100 न्यूटन। वो ये बोलना चाहता है साइड में जब तीसरा कोई द्रव्यमान आया, एक और दो के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ठीक है, आकर्षण का बल था, ठीक है, जब आपका बराबर में एक चीज और आ गई, एक द्रव्यमान और आ गया, क्या इसके आने से पहले वाले के प्यार में कोई फर्क पड़ा? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ा। पहले भी कितना था 50, अब भी बाद में 50। इसने क्या किया, इसका एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा, इसके साथ में चक्कर चला लिया, यहां 100 न्यूटन हो गया। एक चीज का फर्क तो पड़ा सर, इन दोनों के प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहां इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, इसके ऊपर जो नेट बल आ गया, कुल बल आ गया, वो ज्यादा हो गया। अब कितना हो जाएगा बच्चों? 150 न्यूटन। दोबारा सीधा सीधा समझा रहा हूं बच्चों, दो द्रव्यमान के बीच में जो भी फोर्स होगी, जो भी बल होगा आकर्षण का, तीसरे द्रव्यमान के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा था ऐसा ही रहेगा। लेकिन तीसरे द्रव्यमान आने के कारण किसी एक के ऊपर कुल बल आपका बढ़ जाएगा। ए और बी का वही प्यार है जो पहले था, ए और सी का भी होगा, तो ए के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, ए के बी का भी और सी के साथ भी। सही है क्या? तो इसका बच्चा ऐसा लिख सकता था बेटा, यदि ये M1 है, ये M2 है, ये M3, तो यहां यदि फोर्स F है, यहां यदि F है, तो इसके ऊपर जो कुल बल होगा बच्चों, नेट होगा, वेक्टर एडिशन आपको करना पड़ेगा, F1 F2 F3, वही आपको यहां लिखा हुआ है। एक लाइन आप लिखो नोट 3 में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, इसके ऊपर PMT लिखा, दो द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल, दो द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल किसी तीसरे द्रव्यमान के आने से प्रभावित नहीं होता, किसी तीसरे द्रव्यमान के आने से प्रभावित नहीं होता, परंतु किसी एक द्रव्यमान पर कुल बल, परंतु किसी एक द्रव्यमान पर कुल बल प्रभावित होता है। बच्चों डायग्राम बनाओ ऐसे ही, मैंने बता दिया बेटा, इसका पहले 50 था, वो भी चलता रहेगा, 100 भी चलता रहेगा, बस एक के ऊपर लड़के के ऊपर दबाव ज्यादा हो गया, 50 भी 100 भी 150 न्यूटन हो गया। कैसे करना पड़ेगा? सदिश के हिसाब से जोड़ेंगे, क्योंकि अपना क्या बच्चों बल सदिश है। फटाफट सवाल मैं कराऊंगा, एक आसान, दो आसान, फिर 2-3 तुम करोगे। आज आपको मैं बल निकालना सिखा दूंगा और इंटेंसिटी। क्षेत्र यदि आता गुरुत्व क्षेत्र आपको बता दो, उसमें आपको बल कैसे निकालना, 2 चीज आपको सिखाऊंगा आज। कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए बच्चों? इसको लॉ ऑफ सुपरपोजिशन बोलता रहता है, अलग अलग बल है एक साथ जोड़ना, कैसे जोड़ा जाए, सदिश के हिसाब से जोड़ा जाएगा। अभी थोड़ी देर में यूज करके देख लेंगे। देखें, एक सवाल आसान, एक और आसान, फिर एक मैं करूँ, फिर तो 5-6 सवाल करते, थोड़ा आइडिया अपने का लग जाएगा। सवाल नंबर 1 है, एक द्रव्यमान बड़ा M लिखना बेटा, एक द्रव्यमान बड़े M को 2 टुकड़ों में बांटा जाता है, एक द्रव्यमान M को 2 टुकड़ों में बांटा जाता है, जिनके बीच में दूरी D है, जिनके बीच में दूरी D है। दोनों टुकड़ों का वह द्रव्यमान ज्ञात करें, दोनों टुकड़ों का वह द्रव्यमान ज्ञात करें जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होगा। अधिकतम को अंडरलाइन करना, जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होगा, FG लिख लो सीधा आप, है ना बच्चों, अधिकतम होगा। चलो पहले बना लेते हैं। उन्हें बोला एक बड़ा M है, उसके 2 टुकड़े में बांट, बोल दिया बेटा X है एक टुकड़ा, द्रव्यमान का एक कितना हो जाएगा बेटा M - X, सीधी बात है, और दोनों के बीच में दूरी क्या बोली, D है। सही है क्या? 2 टुकड़े मैंने बांट लिया बेटा, एक को मैंने X मान लिया, एक को M - X अपने आप हो जाएगा, D दूरी है। इनके बीच में बल बनाना बेटा, क्या बनेगा, G X M - X इंटू D स्क्वायर। सही है क्या बच्चों? देखो एक बार,
सर ये जी एम एक्स बटे में डी का वर्ग माइनस जी एक्स वर्ग बटे में डी वर्ग, और ये आ गया आपका मान। फिर मैंने आपको अंडरलाइन किया बेटा, जब भी आपको अधिकतम निकालना हो, न्यूनतम निकालना हो, आप भाग के ग्राफ बना लो। किसके किसके पीछे बना लो? जिस चीज को अधिकतम करना है उसको वाई एक्सिस पे लिख दो, जिस चीज को अधिकतम करना है उसको वाई एक्सिस पे लिख दो, जिसके साथ करना है उसको एक्स पे लिख दो। बच्चों एम दिया हुआ, जी आपका नहीं है तो डी आपका नहीं है, तो क्या बच गया एक्स। एक रैंडम ग्राफ बना लो। आपको पता है बच्चों मैंने बातें कहां पे बेसिक मैथ्स में समझाया था। बच्चों जब भी आपको अधिकतम या न्यूनतम करना तो आप जान जाओगे सर जो ढाल होगा वो शून्य होगा। तो यहां से ये पता चलेगा आपको बच्चों डी एफ बाई डी एक्स, इसको शून्य करना है तभी वो अधिकतम या न्यूनतम हो पाएगा। बात समझ में आई है? ये करवा चुका चीज आपको पता हो तो। इसका डिफरेंशिएट करना बेटा, एक्स का आ जाएगा 1, तो जी एम डी स्केयर माइनस में एक्स का 2 जी एक्स बटे में डी स्केयर, शून्य के बराबर ले लिया बेटा। जी और डी स्केयर, बेटा जी और डी स्केयर काट दिया, एम माइनस 2x का मान आ गया शून्य, और x कितना आ जाएगा बेटा m बटा 2। जब भी आपको अधिकतम बल करना लेना तो क्या लेना पड़ेगा? 2 टुकड़ों बराबर बराबर बांट दो, अधिकतम बल आपका आएगा। बना शाबाश। ये कहानी आप जानते हो? गुड, कई बार पढ़ा लिया, अभी तो 30 बार और पढ़ा दूंगा आपको। ये बार मैं बोलता हूँ पहले ग्राफ बना लेना, ग्राफ बनाने के बाद ये पता चला किसका ढाल 0 करना है। बनाओ एक सवाल हो, उसके ऊपर पीएमटी आप लिखो, ऑप्शन में दूंगा आपको, टाइम भी दूंगा आपको बनाना। 2 ठोस गोले जो एक ही पदार्थ से बने हैं, जो 2 ठोस गोले जो एक ही पदार्थ से बने हैं और उनकी त्रिज्या r है, और उनकी त्रिज्या r है। यदि गोलों के बीच में दूरी 4r 4r, यदि गोलों के बीच में दूरी 4r हो, गोलों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, गोलों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल अनुपाती होगा, खाली छोड़ दो। आपको बच्चों प्रोपोर्शनलिटी बता, अनुपात बता रहा कैसे होगा। आर की पावर 2 पे डिपेंड करेगा, 1/r, ऐसे देखना आपको कुछ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, वेरी गुड। बच्चों जानबूझ के मास नहीं दिया, द्रव्यमान नहीं दिया है, उसने द्रव्यमान दिया, एक ही पदार्थ बोला, उसको अंडरलाइन कर लो। एक पदार्थ का मतलब बोलता है डेंसिटी दोनों की बराबर है, घनत्व दोनों का बराबर है। आपको जो आता वही करो। हमें आता सर ऐसा जी सर m1 m2 बटे में 4r की पावर 2, मैं यहां अलग से बनाता हूं। और m1 कैसे बनेगा सर? घनत्व इंटू 4 पाई और r क्यूब। m2 क्या बनेगा बेटा? सिग्मा आपका रो पाई r दिस। पुट करो बेटा आपको, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी लगानी मैं सीधा लिख रहा हूं। m1 की जगह r की पावर 3, m2 की जगह r की पावर 3, और ये आ जाएगा r की पावर 2। सर 16 भी तो है, अरे ऐसे तो g भी है, मैं नियत वैल्यू को नहीं ले रहा हूं। अब देखो बेटा कैंसिल किया, r की पावर 2 से कैंसिल कर दो, r बच गया, तो क्या आ जाएगा बेटा? r की पावर 4 के समानुपाती है। इसलिए हमने सीधा सीधा रट्टा नहीं बिठाया है, हमने रट्टा नहीं बिठाया 1 बटे में r स्क्वायर 1 बटे ना। जब आपको m1 और m2 जो द्रव्यमान दिए हुए हैं तो r की पावर 2 पे आपका व्युत्क्रमानुपाती है। जब आपको बोलो सेम पदार्थ है, घनत्व दिया, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? पुट करके देखेंगे, और देखो बल कैसे आ रहा है, r की पावर 4 के समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती नहीं। बनाओ शाबाश। अब देखो कितना कंसेप्ट तुम पकड़ पाए हो। आसान सवाल घुमा के पूछता हूं, देखो एक बार बच्चों। एक द्रव्यमान m है बेटा, एक द्रव्यमान यहाँ पे m है और एक यहाँ पे m है। बच्चों एक बार मैं यहाँ पहली बात लिख दिया बच्चों मैंने, समबाहु त्रिभुज है ना, ये बच्चों आपकी समबाहु त्रिभुज है। इसकी एक साइड का आपका मान दिया बेटा a, सही है क्या? नाम लिख दिया बेटा मैंने, a बिंदु है, ये b बिंदु और ये c बिंदु है। अच्छे से बात सुनना, मैं आपको बोल रहा हूं बेटा फोर्स बताओ, बल बताओ, a के ऊपर b के कारण कितना है। सवाल देखो, सीधा आंसर मुझे बताओ। मैंने बोला बच्चों बल बताओ, a के ऊपर b के कारण कितना है। सर a के ऊपर b के कारण की दिशा बताओ पहले। a के ऊपर b के कारण, a को पकड़ो छोड़ दो, अरे b के कारण कैसे चलेगा? ये b की तरफ जाएगा तो प्लस i डायरेक्शन। बात समझ में बेटा? सर c को नहीं देखोगे? ना 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 ना, किसी भी दो के बीच में बल यदि देखना तो मुझे दो ही देखने, कुल बल देखूंगा देख अलग बात है।
ए के ऊपर बी के कारण देखो सिर्फ उत्तर सीधा आएगा बेटा जी एम स्क्वायर बटे में स्क्वायर, बात खत्म। सही है क्या? अब ये बोला मुझे आप तो कुल बल बता रहे हो, ए के ऊपर कुल बल क्या, अब अलग सवाल है। यदि कोई मुझे बोला ना बेटा ए के ऊपर कुल बल बताओ, एक अलग सवाल है। अब मैं सवाल करता हूं सर कुल बल आपको देखना था किसके कारण देखेंगे बेटा, बी के कारण भी देखो और सी के कारण भी। सर ए को मैंने छोड़ा, बी के कारण ऐसे चल पड़ा, ये ऐसे चला और क्या वैल्यू है जी एम स्क्वायर बटे में इसके, सही लिखा बेटा ने। ए को मैंने छोड़ा, सी के कारण कहां जाएगा, ऐसे सी की तरफ जाएगा, सी की तरफ जाए कितना मान है बेटा जी एम स्क्वायर बटे में स्क्वायर। संभाव त्रिभुज में कितना कोण है 60 डिग्री, याद होगा आपको सदिश में ए और ए दोनों मान है 90 डिग्री पे √2a, 120 डिग्री पे ए, 60 डिग्री पे √3 है, सही है क्या? आंसर क्या आ जाएगा बेटा √3 जी एम स्क्वायर बाई में इसकी। मेरे ख्याल से बात पकड़ी है। दोबारा देखो बच्चों, इस बार फिर बोला मैं आपको ये वर्ग है बेटा, दोनों के ऊपर पीएमटी आएगा बच्चों, ये वर्ग है बेटा और वर्ग के ऊपर ये आपका मैंने बना दिया, अच्छे सुनना, मेरे ख्याल से उत्तर दोगे आप ए बी सी और डी। मेरे बोला बच्चों ए के ऊपर बताओ बी के कारण क्या बल है, ए के ऊपर बताओ ना बी के कारण क्या है। मुझे कुछ नहीं देखना, साइड में चाहे 1000 मास रखे हो, कितना ही बड़ा फिगर दे दे, ए और बी का द्रव्यमान देखना और ए और बी के बीच में दूरी, आंसर आ जाएगा। सही है क्या? ए से बी के कारण देखना क्या आएगा सर, दिशा ए को छोड़ दो, ऐसे जाएगा जी एम स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, सबका मास एम 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 और एम है। ये बात पकड़ पा रहे हो आप? नोट करके लिखवा रखा है। अरे चाहे वो आपको ऐसा बना देता ना, एक एम है, एक एम है, एक एम है, एक एम है, ये कुछ भी बनाता डेंजरस सा। मुझे बोलता ये ए और ये बी के बीच में दूरी एल हरा मास बताओ, मैं सीधा बताता जी एम गुणा में एल स्क्वायर, बात खत्म। सही है क्या? तो आपको बीच वाले से फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैंने लिखवाया है। हाँ फर्क क्या पड़ता है, यदि कोई मुझे बोलता आप कुल बल बताओ और ए के ऊपर बताओ, फिर मेरा फर्क पड़ता है। ए के ऊपर कुल कैसे देखता सर, ए को छोड़ दो बी के कारण, ए के कहां जाएगा, ए को छोड़ दिया बी की तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा जी एम स्क्वायर बटे में इसके, सही कहा बेटा। ए को छोड़ दिया डी के कारण कहां जाएगा, ऊपर की दिशा में जाएगा जी एम स्क्वायर बटे में इसके, सही लिखा। सर ए को छोड़ दिया सी के कारण कहां जाएगा सर, इस लाइन पे जाएगा, इस लाइन पे जाएगा क्या जी एम स्क्वायर। बच्चों दूरी क्या बेटा यहां देखना सर, ए और ए √2a, मेरे ख्याल से आ जाएगा 2a स्क्वायर। तीनों का वेक्टर एडिशन, इतना मुश्किल काम। अरे इन दो का पहले कहां आएगा, एंगल बाइसेक्टर पे आएगा, 20-24 कितना बन जाएगा सर, ये ऐसा का ऐसा जी एम स्क्वायर बटे में 2a स्क्वायर प्लस इन दो कारण क्या आ जाएगा बेटा √2 जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मेरे ख्याल से बात पकड़ गए बच्चों आप, सही है क्या? बनाओ शाबाश। इसको थोड़ा सा मोल्ड करूंगा अगले स्टेप पे। अरे कंसेप्ट समझ में आया? वो 10 मास धर देना मुझे, एक और बी पूछ लेना, ए और डी पूछे, मैं डी को देखूंगा बस, कहीं कुछ ही रखा रहा, इसलिए इसको नोट रखवाया मैंने। तो सेम कहानी कहां वैलिड है बच्चों, इलेक्ट्रो में। सही है क्या? चाहे 1000 चार्ज धरे हो, मुझे 2 का पूछा, मैं 2 को ही देखूंगा। बना बच्चा आपने? थोड़ी देर में इसको वापस लेके आऊंगा मैं, एक स्टेप के बाद एक सवाल और बनाऊंगा, उसको वापस लेके आऊंगा बच्चों। इसको मैं आई जे करके लिख रहा बेटा, इसको हम सीधा वेक्टर से बनाना, डायरेक्ट फिगर बेस। इसको ऐसे बनाना ज़्यादा आसान है। लोट नहीं कटी ना तुमने पहले पढ़ रखी हो ना तुम दोपहर में आए, ठीक है? वीडियो देख लेना, वो अकेला ही था, मैंने मन लगा कि नहीं पढ़ा, अंग्रेजी वाली देख लेना, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मुझसे पूछ लेना पढ़ के, क्योंकि वो स्कूलों में नहीं पढ़ाते बेटा, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि कुछ एक उत्तर बता दिया छोड़ दिया, एक उत्तर बता दिया छोड़ दिया। कंसेप्ट बहुत डेंजरस होते हैं वहाँ बच्चों। इसमें मैं वृत्तीय गति लेके आता हूँ। वृत्तीय गति कंडीशन आपको याद है सर, यदि अपने पास अभिकेंद्रीय बल आएगा तो ही वृत्त बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अभिकेंद्रीय बल कैसा होता था सर, जो भी केंद्रीय तरफ लगे उसका नाम अभिकेंद्रीय बल था। सही है क्या? देखते हैं एक तरफ सवाल उसमें, देखते बेटा। 2 द्रव्यमान m और m d दूरी पर रखे गए हैं, 2 द्रव्यमान m और m जिनके बीच में दूरी d है, जिनके बीच में दूरी d है, जिनके बीच में दूरी d है। यदि आपसी आकर्षण के कारण, यदि आपसी आकर्षण के कारण यह दोनों द्रव्यमान वृत्तीय गति करें तो इनका कोणीय वेग ज्ञात करें। बच्चों 2 ही चीज पूछता है, तो आपसे कोणीय वेग पूछता बेटा या सिंपल गति पूछता। तो आपको जानते बेटा कोणीय वेग पूछेगा तो मैं अभी केंद्रीय क्या लिख दूं, एम ओमेगा स्क्वायर आर। गति पूछे क्या लिख दूं, एम वी स्क्वायर। मुझे 2 चीज चाहिए बस, मुझे ये चाहिए ऐसे कौन सा बल है जिनके कारण ये सर्कल में चक्कर काटता है।
और वैसा बल कौन सा आता है सर? वो बल जो भी होगा पता नहीं, मैं तो इन दो द्रव्यमान के बीच में एक ही बल जानता हूं सर, उसको बोलते थे गुरुत्वाकर्षण बल, और वो होता था G(m²) बटे में d²। सही है बच्चों? क्या ये बल केंद्र की तरफ लगता है? हाँ लगता है। अरे क्या इनके केंद्र की तरफ ये बल लगता है? हाँ सर लगता है। यदि केंद्र की तरफ लगता है तो उसको अभी केंद्रीय बल बोला जाता है। उसको क्या लिख सकते हैं बेटा? m(ω²r). सही लिखा मेरे ख्याल से, सही लिखा क्या? m(ω²). यदि v पूछता मैं क्या लिखता उसको m(v²/r). सर वो तो सब सही है, एक m से एक m भी काट दिया, लेकिन उस r वाली कहानी समझ में नहीं आई। ये r क्या आएगा? r का मान क्या लूं? अरे यार क्या करते थे सर? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या d क्या बच्चों? वृत्त का डायमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? d/2। मेरे ख्याल से बात पकड़ में आनी चाहिए भाई। तो क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ d/2, ओमेगा आ जाएगा 2gm बटे में d⁻3, और ये उत्तर आ गया। यहां देखो, अब यहां मुझे बोल देते ये ऐसा चक्कर लगा रहा, मुझे यहां बोल दे रहा ऐसा चक्कर लगा रहा है, और अब v बताओ। मैं पता क्या करता सर? बल आपके पास आ गए, हां सर केंद्र की तरफ ऐसे लग रहा है, तो इसको क्या किया जा सकता है बेटा? Gm² डिवाइड बाई दिस, और आ जाता है बेटा √2gm² बटे में a²। इसको किसके बराबर करता हूं मैं? mv² बटे में r। सर r का मान क्या लेंगे? r देख लो आप क्या लोगे? इस वृत्त की त्रिज्या के, ये आप व्यास जानते हो, अरे व्यास कितना आ जाता है? a और a √2a, तो मेरे ख्याल से ऐसे बन जाता है √2a बटे में 2। तो त्रिज्या क्या आ जाती बेटा? a बटे में √ ओमेगा पूछता था, ओमेगा ला फॉर्मूला लगाता, तो Gm² बटे में a², 2 प्लस में क्या आ जाएगा बेटा आपका? 1 बटे में 2 प्लस में √2, और 16 पूरा करते mv², a और बच्चों √2 चला गया ऊपर, काट देना बेटा, जो कटेगा आपका कैंसिल हो जाएगा। एक m से एक m कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, v का मान आ जाएगा बेटा सरिया आ जाएगा आपका Gm बटे में आपका ये चला जाएगा 1/2 √2। देख लेना, मेरे ख्याल से सॉल्यूशन सही बिठाया है। सही है क्या? अरे ये √2 नीचे जाएगा तो 1/2 √2, इसका बन जाएगा 1, वही लिखा हुआ है। ओमेगा पूछता तब भी दिक्कत नहीं, m⁻²r, r का मान तो यही पुट होता। मेरे ख्याल से ये भी आप समझ जाओगे। सेम टाइप का सवाल यदि यहां पूछता तो सर ये त्रिज्या निकालनी पड़ती, और x का मान पहले निकलवाया था मैंने आपको। ये यदि 30 डिग्री है, यदि ये आपका a/2 है, तो उत्तर आ गया था a बटे में √3। वो वाला बनाओ, बाद में उसको भी मॉडिफाई कर। ये आप बनाओ, पीछे वाले का मॉडिफाई करना। बना बच्चों, एक पीछे वाले का मॉडिफाई कर लो बेटा। उसी टाइप का सवाल मैंने एक और बना दिया, चाहो तो यहां भी आप निकाल सकते थे। यहां तक आपने किया हुआ, ये भी बना लो। यदि v निकालना होता v आ जाता। फोर्स वाले में आपका कॉम्बिनेशन साथ बनना चाहिए। एक ये सिंपल बल निकालना सिखा दिया अलग तरीके से, एक आपको मैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र निकालना सिखा दूंगा, उससे भी बल आ सकता है। जेई मेन में आ चुका ये। बना बच्चों, एक सवाल और देखो। दिए गए चित्र के अनुसार मूल बिंदु पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करें। दिए गए चित्र के अनुसार मूल बिंदु पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करें। बच्चों ऐसा मैंने दिया हुआ है, ये मूल बिंदु पे m द्रव्यमान ऐसा रखा हुआ बेटा, फिर m द्रव्यमान रखा हुआ है, फिर m द्रव्यमान ऐसे रखा हुआ है। बच्चों ये ऐसे रखा हुआ बेटा, ये x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16, ये ऐसे मीटर में दूरी रखी हुई है। पहले बच्चों मुझे ये बताओ, आपको ये मूल बिंदु के ऊपर मान लो a के ऊपर, आपको a के ऊपर कुल बल निकालना है। a के ऊपर कुल बल आपको निकालना है, सारे के सारे कारण। मुझे बताओ तो दिशा बता सकते हो? दिशा कैसे आएगी? +x में आएगी या -x में आएगी? दिशा कैसे देखते? किसके ऊपर निकालना है सर आपको? मूल बिंदु के ऊपर। मूल बिंदु वाले को छोड़ के देख लो कहां जा रहा है। अरे मूल बिंदु वाले को छोड़ो, कहां जाएगा? इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। किस दिशा में जाएगा बेटा? x में। तो उत्तर कैसा आएगा? +x में आएगा। एक बात तो इससे कारण बल क्या आएगा? Gm² बटे में 2²। अगले कारण क्या आएगा बेटा? Gm² बटे में 4²। फिर क्या आएगा बेटा? Gm² बटे में 8²। चलता रहेगा ऐसे ही। बच्चों मैंने सोल्व कर लिया, तो ये ऐसा निकाल दिया Gm², और इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा बेटा? 1/4, 1/16, 1/64, ऐसे ही आगे चलता रहता। बच्चों मेरे ख्याल से इस टाइप की चीज को आप जीपी बोलते हो, जीपी। और जीपी का मैंने समझा था पहले भी। यदि बच्चों a है, AR है, AR² चलता रहे तो आपका मान आएगा जोड़ का a बटे में 1 - r। r क्या था? सेकंड टर्म डिवाइड बाई पहली, थर्ड वाली डिवाइड बाई दूसरी। तो बच्चों देखो यहाँ क्या है,
सर ये ऐसा कैसा, पहली टर्म क्या है 1/4 है, और आर क्या है सर 1/16 बटे में 1/4, 1/4 बचा, 1/64 बटे में 1/16, फिर 1/4 क्या आ जाएगा GM², ऊपर आया बेटा 1/4, ये आया बच्चों 3/4, उत्तर आ जाएगा GM² बटे में 3। मेरे ख्याल से दिशा में कोई दिक्कत नहीं, सबके कारण आई में तो कुल दिशा भी क्या हो जाएगी आपकी आई वाली। बनाओ शाबाश, बना बच्चों आपने। आप लिखो बेटा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ब्रैकेट में आई लिख लो, ऐसे तो ई लिखते हैं फील्ड को, लेकिन मैं यहाँ आई लिखवा रहा हूँ, बाद में ई ही लिखेंगे। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बच्चों इस बात को पहले समझ लो बेटा, इसकी आई लिखेंगे, आई को इंटेंसिटी बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या होता है बच्चों, यदि कोई द्रव्यमान यहाँ m द्रव्यमान रखा हुआ है, इसकी गुरुत्वाकर्षण बल का कहाँ तक प्रभाव जाएगा वो देखना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ बच्चों, मेरा m द्रव्यमान 100 किलो का है, कोई मुझसे पूछे तुम्हारा क्षेत्र कहाँ तक, तुम कहाँ तक चीजों को आकर्षित कर सकते हो, वो बोला जाता है बच्चों गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उसका है। तो बच्चों यदि कोई मुझे बोल दे इसका P बिंदु के ऊपर बताओ क्या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, दो बातें पहले समझाता हूँ। सर इसको निकालना कैसे, सवाल ये बताओ, पहली बात इसको निकालना कैसे है। सवाल निकालने का सरल तरीका बच्चों, जिसके ऊपर क्षेत्र निकालना उसके ऊपर आपकी मर्जी कोई भी द्रव्यमान मान लो, चाहो तो 1 किलो मान लो बच्चों, जिसके ऊपर आपको निकालना क्षेत्र उसके ऊपर कोई भी द्रव्यमान निकाल लो। क्या बच्चों बल आप बना सकते हो, हाँ GM/m0 बटे में r², r यदि दूरी है, और दिशा कैसी आएगी बच्चों, सर इसको छोड़ दो, P के ऊपर आपको बल बनाना ना, तो P को छोड़ दो, इस दिशा में आएगी मेरे ख्याल से। R कहाँ था, आगे की डायरेक्शन, ये कहाँ उल्टा, तो मैं लिख देता हूँ बेटा -r², सही लिखा मेरे ख्याल से। दोबारा देखो बच्चों, जब भी I का वैल्यू बनाना क्या करें, आपने बल निकाल लिया, हाँ निकाल दिया सर, जिस द्रव्यमान के ऊपर आपको I बनाना वो द्रव्यमान आप डिवाइड कर दो, उत्तर आ जाएगा GM/r², और माइनस की दिशा है। तो पहली बात ये पता चलेगा I हमेशा ऋणात्मक होता है, पहली बात ये पता चलेगा I हमेशा ऋणात्मक। दोबारा सोचो, मैं हूं बच्चों 100 किलो का, जैसे ये है बेटा रवि 50 किलो का, मेरे बीच में कोई भी दूरी है, मान लो मेरे बीच में 10 मीटर की दूरी है, मुझे बताओ इस जहां रवि बैठा इस बिंदु पर मेरे द्रव्यमान के कारण क्या क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या है, आई के मान क्या है। तो मैं पता क्या बोलूंगा, रवि का और मेरा बल निकाल लो। सर मेरे से इस बिंदु पर जाना तो आर कहाँ हो जाएगा, सदिश इस दिशा में, मेरे से रवि तक जाना इस दिशा में हो जाएगा। यदि मैं बोलता बल निकालो, बल कैसे निकालेंगे सर, G 100 × 50 डिवाइड बाई 10², ऐसे ही करेंगे। मुझे दिशा तो बता दो बल की कैसी दिशा, रवि को छोड़ दो, रवि अपने मेरी तरफ आएगा, तो बल की दिशा मेरी तरफ, आर इस तरफ, उल्टी दिशा हो गई। अब बल आई निकालना इस बिंदु पे, तो रवि का जो द्रव्यमान उसको भाग में दे दो, बल निकाल दिया, भाग में 50 दे दो, अपने वो बच जाएगा G, देखो क्या बचेगा, G गुणा मेरा द्रव्यमान 100 और बटे में r², और दिशा कैसी आएगी माइनस वाली। सही है क्या, माइनस वाली क्यों वाली बात समझ में आया है, माइनस वाली क्यों वाली बात समझ में आया है, क्योंकि जिस भी बिंदु पे आप निकालो इस बिंदु को छोड़ेगा वो मेरी तरफ आएगा, और मैं यहां से उस साइड गया था, आर की कहां सदिश इस दिशा में, तो छोड़ रहे मेरी तरफ चल रहा, उल्टी दिशा है। तो बच्चों गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की दिशा हमेशा माइनस होगी। एक बात, इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना बेटा, छोटे जी का और इसका फॉर्मूला सेम होता है, तो आपको एक मान में बिठा लेना, जब भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बोले या इंटेंसिटी बोले, आई बोले, उसका उत्तर हमेशा नेगेटिव आएगा, उसका उत्तर हमेशा नेगेटिव आएगा। सही है क्या, एक दो लाइन लिखो बच्चों, यह वह क्षेत्र है जिसमें किसी भी मास के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव देखा जा सकता है, जिसमें किसी भी मास के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव देखा जा सकता है। नीचे एक स्टार लगाए लिखो, इसकी दिशा आर वेक्टर बना के देखो बेटा, ऐसे बना के, इसकी दिशा आर वेक्टर, ये सामने बना हुआ, इसकी दिशा आर वेक्टर के हमेशा विपरीत होती है, इसकी दिशा आर वेक्टर के हमेशा विपरीत होती है। तो बच्चों कोई भी यदि मुझे पी बिंदु बोलेगा कि एम द्रव्यमान है, पी बिंदु बताऊं, मैं लिख दूंगा GM जिसका निकालना बटे में r², जो दूरी है वो। यदि कोई मुझे बोलता ना बेटा यहाँ आपका 100 किलो द्रव्यमान है और 10 मीटर पे आप बताओ, तो मैं ऐसे बोलता G 100 डिवाइड बाई 10², लेकिन माइनस साइन लगाना पड़ेगा, अंतर आएगा -G। मैं सीधा ऐसे बताऊंगा, आप जिसका निकालना उसका G जिस बिंदु पे निकालना r² और आपकी नेगेटिव साइन के साथ। सही है क्या, अब ये वाला बना जो बना हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब पढ़ाऊंगा मैं आपको। निकालना तरीका समझाया, किसी भी पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी बनानी, तो वहां बल निकाल लो, जो मास उसको डिवाइड कर दो, तुम नहीं समझोगे। यहां देखो, कोई मुझे बोलता मूल बिंदु पे बताओ इंटेंसिटी क्या है,
मूल बिंदु पे बताओ इंटेंसिटी क्या, मैं क्या करता, बल निकाल दिया, मूल बिंदु का द्रव्यमान क्या एम, एम से भाग दे उत्तर आ गया। यदि कोई मुझे बोलता सर आप यहाँ पे जो है इस बिंदु बी बिंदु के ऊपर बताओ क्या है, ए बिंदु की इंटेंसिटी क्या है, या फील्ड क्षेत्र क्या, आपका क्षेत्र क्या है, तो क्या करता है इसके ऊपर एक बल निकाल दिया, हाँ निकाल दिया, भाग में एम दे दो उत्तर आ गया। तो आप हमेशा क्या करोगे बेटा, अच्छा और आसान तरीका बताऊं बच्चों, जब भी सोल्व करना जिस बिंदु पे सोल्व करना उसको 1 किलो का मान लेना। जिस बिंदु के ऊपर आपको सोल्व करना है ना, क्षेत्र निकालना, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, उसको 1 किलो मान लेना, अपने आप आ जाए। क्यों, अरे गुणा में 1 किलो दिखाई देगा ना, भाग में 1 किलो दिखाई देगा नहीं। तरीका एक्चुअली वही है कि द्रव्यमान लो, द्रव्यमान से भाग, तरीका वो है जो आपको बना दिया है। आसान चाहो तो आप 1 किलो मान के उत्तर निकाल देना। बच्चों यहाँ 2 टाइप का वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चों आई का वेरिएशन जब सॉलिड स्फीयर आप मानते हो, ठोस गोला, एक बार जब खोखला गोला मानते हो, 2 वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएमटी में 5-6 बार आ चुका ठोस गोले वाला। ठोस गोला का वेरिएशन जो आएगा इसका और छोटे जी का जो वेरिएशन दोनों सेम होता है। बस ध्यान ये रखना, जब भी आई पूछा या ई लिखा हुआ तो हमेशा आपका ऋणात्मक होगा। ये आपका ध्यान लिख लो, बेशक ई हमेशा ऋणात्मक है, आई हमेशा ऋणात्मक है, लिख लो। देखो बच्चों एक बार मैं लिखता हूं ये ठोस गोला। बच्चों ठोस गोला जो है बेटा, ठोस गोले का जो प्रभाव आप देखते हो डबल स्टार पीएमटी है, 2 से 4 बार पीएमटी में पूछ चुका है। ठोस गोला कैसा, उसने मुझे बोला सर आपके पास एक ऐसा स्फीयर है, एम द्रव्यमान, अच्छे सुन रहे ना बच्चों बात को, आर त्रिज्या है, आप पी बिंदु पे बताओ सर पी बिंदु कहां है, पी बिंदु केंद्र से छोटे आर दूरी पे है। एक तरीका यहां आपसे पूछा है। एक बार बोला बच्चों पी बिंदु आपका सरफेस के ऊपर है, जो छोटे आर कितनी दूरी हो जाएगी सर, यहां स्मॉल आर जो कैपिटल आर के बराबर त्रिज्या पे दिया हुआ है। अगर एक बार आपको बोल दिया बेटा ये आपका ठोस गोला है और पी बिंदु जो है बच्चों यहां है, पी बिंदु जो है बच्चों आपका वो केंद्र से छोटी आर दूरी पे, लेकिन ये अंदर है। बच्चों आर को अलग से लिख रहा हूं, ये बच्चों आपकी केंद्र से दूरी है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा सरफेस से इतनी अंदर, आपको वो नहीं देखना है। सरफेस से अंदर कितना, टोटल कितना केंद्र से आर, आपको बोल रहा है सरफेस से r/4 अंदर, तो छोटे आर की वैल्यू r/4 नहीं है, r - r/4, केंद्र से दूरी छोटा आर। आपको तीनों तरीका बताता हूं। सर आप ई बना दो, आई बनाओ, आई बनते कैसा, इस बिंदु से इसके अंदर कितना द्रव्यमान है सब पूरा m, तो Gm डिवाइड बाई r² और -r वेक्टर आ जाएगा बच्चों, सिंपल। इस बिंदु से पहले कितना द्रव्यमान है m, तो G पूरा m डिवाइड बाई r², r कितना इस बिंदु से दूरी। यहां देखो बेटा यहां क्या ही आएगा सर, इस बिंदु से पहले कितना द्रव्यमान है पूरा, इसके अंदर ही बिंदु के साथ तो क्या आ जाएगा Gm कैपिटल r², दिशा अब भी बच्चों क्या रहेगी ऋणात्मक। यहां देखो सर ये तो अंदर है, अंदर है तो बच्चों इसको मैं अलग से निकालता हूं। सर इसने क्या बोला, ये ऐसे वाला है, सिर्फ ये द्रव्यमान आप देखो, इस बिंदु के अंदर तो यही द्रव्यमान है बस, तो क्या लिखो मान लो m डैश है, Gm डैश बटे में r² और दिशा आप जानते बेटा ऐसी आएगी। सही लिखा क्या मैंने? यदि कोई मुझे m डैश का मान बता दे तो उत्तर आ जाएगा बस। m डैश देखो अलग से, सर m डैश क्या होता है, कुल द्रव्यमान डिवाइड बाई कुल आयतन, ऐसे ही करते थे क्या, और गुणा में क्या आ जाएगा बेटा छोटा वाला आयतन π/3 पाई, ऐसा सोल्व करा तो बड़ा m छोटा r³ बटे में बड़ा r³, वैल्यू पुट कर दो उत्तर आ गया Gm बटे में r³ गुणा में r, और ये आ गया बच्चों ऋणात्मक। सही लिखा क्या? अच्छा बच्चों अब यहां जो बनता हो इंपॉर्टेंट बनता वेरिएशन। आई का ग्राफ बनाओ r के साथ, आई का ग्राफ बनाओ आई के, पहली बात आपको मन में अच्छे से बिठा लेना है सर ये हमेशा नीचे आएगा, नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। एक बिंदु के ऊपर जहां मान क्या है Gm बटे में r², ये कहां पे है, जब आपकी बॉल आपका जो बिंदु कहां पे सरफेस पे, छोटा r और बड़ा r बराबर जब क्या वैल्यू है बेटा Gm बटे में r²। सर जब r आपका अलग है तो I जो है व्युत्क्रमानुपाती है छोटा r² के साथ, जितना r दूर जाएगा I का मान घटता जाएगा, वही मैंने घटाया भी है। सही। सर जब आपका बिंदु अंदर है, जब आपका 0 से और सरफेस तक जाओगे तो देखो बेटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, छोटे r के। अरे बाहर क्या था, r के व्युत्क्रमानुपाती है, वो भी वर्ग के, लेकिन जब अंदर आकर क्या बेटा छोटे r के डायरेक्टली समानुपाती है, समानुपाती y प्रोपोर्शनल टू x, मेरी ख्याल से ग्राफ आप जानते हो। सही है क्या? अच्छे से एज इट इज रट्टा बिठा देना। दोबारा फिर मैं करवाऊंगा कल आपका जो छोटा जी पढ़ाऊंगा, सेम इस ग्राफ को पलट के ऊपर लिख दूंगा।
बच्चों जब भी आई का आर से ग्राफ आएगा या क्षेत्र का आर से, हमेशा ऋणात्मक ही सही है, कुछ नहीं सोचना। दिशा मैंने बता दी ऋणात्मक क्यों आ रही है। लेकिन जब जी का ग्राफ पूछेगा बेटा हमेशा धनात्मक है। एक बार जैसा सवाल आया जी का पूछा और धनात्मक वाला ऑप्शन नहीं था, फिर मुझे यही टिक करना पड़ा। उन्हें बोलते जी को नीचे हम नेगेटिव मानते, सर आप क्या कर लोगे। ई आई हमेशा नीचे, जी और आई का सेम ग्राफ बनेगा बेटा, जी का ऊपर बनता है। यदि ऊपर और नीचे दोनों ऑप्शन है तो आपको ऊपर वाला टिक करना है, अदरवाइज कुछ ऑप्शन नहीं था आपको नीचे वाला करना। 3-4 बार पूछा जा चुका है, सही है क्या। अब क्या ध्यान दिया सर, आई ठोस गोले के लिए कौन अंदर से आर दूरी होती है, सरफेस तक जाओगे तो आर के समानुपाती है, सीधी रेखा से बढ़ेगा। उस बिंदु पे आपका कॉर्नर पे जी एम बटे में आर स्क्वायर बाद में घटेगा। सर कैसा घटेगा, व्युत्क्रमापाती आर स्क्वायर के साथ। बनाओ शाबाश। अभी क्लैरिफाई कर दूंगा, बस आप अच्छे ध्यान देना। आपने लिख भी लिया हमेशा ऋणात्मक रहेगा, यूज आता बहुत तेजी है, ऐसा नहीं है, ऐसे लिखवा रहा हूं। सेम ग्राफ आएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सॉलिड स्फीयर का, व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो फटाक से बढ़ाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है ये ऐसा यहां तक जाएगा इन्फिनिट पे, ऐसे जाता रहेगा। ऐसे मत बना इसको, ऐसे जाएगा साथ साथ, है ना। खोखला गोला बच्चों ये बात समझो, पी बिंदु के अंदर कितना मास है, कितना द्रव्यमान, उतना जी एम बटे में आर स्क्वायर में लिखता हूं। पी बिंदु के अंदर जितना द्रव्यमान है बेटा उसी को जी एम बाई आर स्क्वायर। अब लिखो बच्चों खोखला गोला, उत्तर अपने आप समझ जाओगे। अब आप यदि बच्चों आप लिखते हो खोखला गोला तो वहां अपने को खोखला गोला, अब अपने को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। ये एम और आर है, एक बिंदु यहाँ पी है जो केंद्र से आर दूरी पे है, एक ये आपका बेटा एम त्रिज्या और आपका एम द्रव्यमान है, पी बिंदु यहाँ है कैपिटल आर दूरी पे, और एक बिंदु कहीं अंदर है बेटा पी, केंद्र से छोटी आर दूरी, वही कंडीशन है। फिर मैं बोलता हूं बच्चों यहाँ क्या होगा, यहाँ फटाक से आप बता दोगे क्या हो जाएगा। सर इस बिंदु के अंदर पूरा द्रव्यमान है तो जी एम बटे में आर स्क्वायर, सही है क्या। यदि यहाँ कोई पूछेगा तो कहाँ, सर इस बिंदु के अंदर पूरा मास है जी एम बटे में बड़ा आर स्क्वायर। बच्चों इस बिंदु के अंदर कितना मास है बेटा, इस बिंदु के अंदर कितना मास है, 0। अरे इस बिंदु के अंदर कितना द्रव्यमान, आप खोखला खाली है 0। तो बच्चों यदि यहाँ ग्राफ बनाओगे कैसा ग्राफ बन जाएगा बेटा, अब आपका आई का और आर का ग्राफ बच्चों सरफेस के ऊपर वही वैल्यू आएगी जी एम बटे में आर स्क्वायर, उसके बाद भी घटेगा। अच्छे से बता रहा हूं, ये लाइन है ना बच्चों, ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन बोलने का मतलब यहाँ कोई वैल्यू नहीं। इसको यदि मैं ऐसे बना देता ना, ऐसे, इसका मतलब होता आर 0 पे भी यही है, बाद में अंदर भी यही है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं अंदर जो मान शून्य है, शून्य मान बताने का तरीका क्या है कि यहाँ खाली है, कुछ नहीं। शुरुआत कहां से हुआ, इंटेंसिटी बिल्कुल सरफेस से, यहां से, इसके बाद घटेगा, सही है क्या। अच्छे से याद किया बच्चों, इंटेंसिटी का मान या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र खोखले गोले के अंदर शून्य होता है, ठोस के अंदर आर के समानुपाती है। सरफेस के ऊपर सरफेस के बाहर दोनों के लिए समान है, जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सही है क्या। अंतर कहां है बेटा, अंदर का अंतर आया। बनाओ बनाओ, देखो बच्चों कुछ डाटा लिखूंगा, अर्थ कम है, द्रव्यमान आर का मान ये सब लिखूंगा एक बार, अपनी जरूरत नहीं लेकिन ऐसे लिख दूंगा। देखो एक बार, एक बिंदु द्रव्यमान छोटा एम है ना, एक बिंदु द्रव्यमान छोटा एम पृथ्वी की सतह से r/3 दूरी पर है। एक बिंदु द्रव्यमान छोटा एम पृथ्वी की सतह से r/3 दूरी पर अंदर की तरफ है। इस द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। इस द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, कुछ मान मैं लिख रहा हूं बेटा, जो द्रव्यमान होता पृथ्वी का इतना है, मुझे वैल्यू नहीं निकालनी है, सही बस बता रहा हूं। आर का वैल्यू होता 6400 किलोमीटर और जी का वैल्यू आपको बता दिया था बच्चों। उसने क्या बोला कि एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या पृथ्वी की है, इसकी ऊपर की सतह से अंदर की दिशा में r/3 के ऊपर एक बिंदु P है, यहां छोटा द्रव्यमान m रखा हुआ है। इसके ऊपर आप बल बताओ। इसको सीधा फॉर्मूला आप नहीं जानते, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, सर क्या P बिंदु के ऊपर आप I का मान बता सकते हो। अरे क्या P बिंदु के ऊपर आप I बता सकते हो। हाँ कैसे बता था बच्चों आपने, सर GM बटे में R का घन और ये छोटा r। छोटा r कहां से लेता बच्चों मैंने, केंद्र से दूरी, ऊपर से r/3 नहीं लेना, केंद्र से दूरी लेना। केंद्र से दूरी क्या लेंगे बेटा, सर GM/r³ और 2r/। ये बात समझ में आई है, ये बात समझ में आई है। केंद्र से दूरी लिया बेटा मैंने, ऊपर से r/3 जान उसका दिया उसने, एक r से एक r काट दिया, I का मान क्या रहा 2/3
जी एम। सर ये थोड़ी पूछा है, सर ये थोड़ी पूछा है। अरे बल पूछा, बल भी तो यही था बेटा, एम गुणा में आई। याद करो आई का मान मैंने क्या लिखा था सर, जहां पे आई निकालना है उस पे एक काम कर लो, बल निकाल के बटे में भाग दे दो, वही तो आपका द्रव्यमान से भाग दे दो, तो बल क्या हो जाएगा बेटा, द्रव्यमान गुणा में आई, तो उत्तर आ जाएगा बेटा 2/3 जी बड़ा एम छोटा एम बटे में आर। बात सही है क्या? इसे कोई सीधा फार्मूला नहीं है भाई। तो मुझे कहां दो बातें ध्यान देना पड़ा। आज क्या साथ सर ठोस गोला है, सर ठोस गोले में केंद्र से दूरी लेनी पड़ती, गलती यही करो, कोई गलती नहीं होगी। बनाओ शाबाश। अरे गलती आप जो आपका सवाल यदि आ भी गया ना ये, तो गलती अब r/3 लिख के करोगे, और कोई गलती नहीं होगी। लिख लो r/3 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना सर? वो तो ऊपर से दूरी, हमें कहां से लेना? केंद्र से लेना। सारे कंसेप्ट क्लियर करता हूं। दोनों गोले एक साथ लेता हूं, ठोस भी और खोखला भी। अलग अलग बिंदु पे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र आपको पूछता हूं, आई का मान अलग अलग बिंदु बताना, आपका सारे डाउट क्लैरिफाई हो जाएंगे। बनाया बच्चों आपने? डबल स्टार रिवीजन बच्चों। एक ठोस गोला मैंने लिया बेटा, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या का ठोस गोला है। और बच्चों एक मैंने यहां ले लिया खोखला गोला। खोखला गोला एम द्रव्यमान और त्रिज्या आपकी 2r है। ठीक, दोनों का केंद्र समान है बेटा, ओ बिंदु है। आपसे अलग अलग बिंदु के ऊपर आपसे आई का वैल्यू पूछता हूं। आपसे पूछा ए बिंदु पे बताओ, ए बिंदु की दूरी है बेटा यहां से r/2। आपको मैंने बोला बच्चों यहां बी बिंदु पे बताओ, आपको मैंने बोला बेटा सी बिंदु पे बताओ, सी बिंदु की दूरी है बेटा 3r/2। आपको मैंने बोला बच्चों डी बिंदु पे बताओ, डी तो आप जानते तो। एक फिर आपको मैंने ई बिंदु पे पूछा, ई की दूरी यहां से 3r है। देखता हूं कितना बात समझ पाए आप। अलग अलग पॉइंट पे पूछ लिया। अंदर छोटा सा ठोस गोला, उसके ऊपर से आपका खोखला गोला है। सवाल देखता हूं सर, पहले आप ये बताओ ए बिंदु पे बताना। अच्छा सुनना बेटा, एक दो पकड़ते ही बात समझ में आ जाए। ए बिंदु पे आपको बताना है। ए बिंदु सर ठोस गोले का बता दो, यहां बता दूंगा। अरे क्या खोखले गोले का बताना जरूरी है? खोखले गोले के ए बिंदु कहां बच्चों? अंदर। अंदर मान के अंदर शून्य, अंदर कहां? इसका देखो ए का सर जी एम बटे में r³ और गुणा में होता ना छोटा r, और खोखले कारण क्या आ जाएगा? शून्य। सही लिखा क्या? ए का ठोस गोले कारण फॉर्मूला लिख दिया, खोखले कारण क्या आएगा? 0। खोखले कारण क्या है? अंदर बिंदु है। तो देखो फिर लिखा जी एम आर, ऐसा केंद्र से क्या दूरी है बेटा? r/2। सोल्व करें क्या आ जाएगा? जी एम बटे में 2r²। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं कि माइनस होगा, वो हमेशा है। दोबारा देखो सर, बी बिंदु के ऊपर बता दो क्या? हाँ बी के ऊपर बता देंगे बच्चों। ठोस के लिए ठोस गोले के लिए बी कहां बेटा? सर बिल्कुल सरफेस के ऊपर। उसका मान क्या होता था? जी एम बटे में r²। और खोखले गोले का बी कहां बच्चों? अंदर है। तो खोखले गोले कारण बी पे क्या आ जाएगा? शून्य। उत्तर क्या आ जाएगा बेटा फिर आपका? सर जी एम बटे में r²। और ये फिर आपका इसी डायरेक्शन में। देखो बच्चों अब आप शायद समझ गए होंगे। क्या सी बिंदु कहां बच्चों? सी बिंदु ठोस गोले के लिए सर बाहर है। और बाहर में क्या लिखते थे आप? जी एम बटे में छोटा r²। लेकिन ये क्या बच्चों? खोखले गोले के अंदर है, उसका क्या होगा? शून्य होगा। छोटे r की वैल्यू क्या दिया हुआ सर? जी एम। छोटा r केंद्र से कितनी दूरी दिया सी की? 3r बटे में 2 और बच्चों स्क्वायर। सोल्व करें क्या आ जाएगा बेटा? 4gm 9r²। और मेरे ख्याल से ये भी आप क्लियर हो गया होगा। आप डी बिंदु को देखो सर, डी अब अच्छे समझना। डी बिंदु कहां बच्चों? इससे बाहर है, लेकिन खोखले गोले क्या बिल्कुल ऊपर। तो क्या लिखना पड़ेगा? जी एम बटे में छोटा r²। किसके लिए बेटा? ठोस के लिए। और बच्चा खोखले के लिए क्या आ जाएगा? जी एम बटे में सरफेस के ऊपर है। सर 2r² क्यों? अरे उसी त्रिज्या दी हुई भाई 2r, इसे ले रहा हूं। अरे ठोस को खोखले गोले त्रिज्या क्या? 2r, तो 2r लेना पड़ा। तो देखो एक बार जी एम बटे में छोटा r क्या बेटा? इसका भी 2r²। और ये भी कितना बेटा? जी एम 2r²। तो आ जाएगा, सोल्व करोगे तो आपका जी एम ऐसा का ऐसा 1/4 1/4 2 हो जाएगा। और ये आपका r²। और दिशा भी मेरे ख्याल से फिक्स यही रहेगी। अब समझ में आ जाएगा आपको। फाइनल ई बिंदु बताना बेटा। ई बिंदु दोनों के लिए क्या? बाहर। सर जी एम बटे में छोटा r², जी एम बटे में r²। सीधा लिखा बेटा मैं फटाफट। जी एम सर 3r²। सर ये भी जी एम सर 3r²। और सोल्व करें क्या आ जाएगा बेटा आपका आंसर? जी एम डिवाइड बाई r²। और आ जाएगा 2/9। चेक कर लेना बेटा, मेरे ख्याल से आंसर सही है। -r। बात समझ में आई? 2 हैं 4 गोले, क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं फर्क पड़ता। मुझे क्या देखा?
सर हर बिंदु को देख लो, जैसे ए बिंदु इसके लिए अंदर अंदर वाला फॉर्मूला, इसके लिए अंदर तो 0 है, तो खोखले गोले कांड तो ए बी और सी पे 0 है, खोखले गोले कांड तो बेटा ए के ऊपर भी 0, बी और सी के ऊपर भी 0। आपने किसे कांड का? ठोस के कांड। डी पे सर खोखले कांड भी आ जाएगा और ठोस के कांड भी आ जाएगा। ई पे सर खोखले कांड भी आ जाएगा और ठोस के कांड भी आ जाएगा। सही है क्या? बनाओ शाबाश। पीएमटी में नहीं आएगा, क्यों बता रहा हूं, एक बिंदु किसी पे पूछ लेगा, एक बिंदु पूछ लेगा, 5 नहीं आएगा पीएमटी में।